हेलो बच्चों, वेलकम टू द लिप लैब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी। आप सबसे पहले समझते हैं बार्टर का मतलब क्या है। तो बार्टर होता है किसी भी चीज के बदले कोई दूसरी चीज खरीदना या बेचना, अपने सामान को एक्सचेंज करना विदाउट यूजिंग मनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा इरेजर है और तुम्हारे क्लासमेट के पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है। अब तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, उसके पास इरेजर नहीं है, तो तुम दोनों ने अपने अपने सामान को एक्सचेंज कर लिया। उसने तुम्हें पेंसिल दे दी, तुमने उसे इरेजर दे दिया। पहले के टाइम पे लोग बार्टर को इसी तरीके से यूज करते थे। किसी के पास अगर गेहूं नहीं है तो उसने गेहूं लेने के बदले चावल दे दिए अपने हिस्से के, और किसी के पास चावल नहीं है तो उसने गेहूं दे के चावल ले लिए। अब यहाँ पे मनी की डेफिनेशन है कि एक ऐसा कॉमन टूल कि हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सके पेमेंट करने के लिए। पहले जब मनी नहीं होता था तो लोगों को बार्टर यूज करना पड़ता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हारे पास है सामने वाले को वही चाहिए हो एक्सचेंज करने के लिए। दैट इज वाई कॉमन टूल निकाला गया कि जिसको हम यूज कर सकते हैं कोई भी सामान खरीदते या बेचते टाइम। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग समथिंग। जब भी तुम कुछ खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तुमने शॉपकीपर से चॉकलेट ली और उसे 20 रुपए दिए तो वो तुम्हारी ट्रांजेक्शन हुई। अब कमोडिटीज का मतलब होता है कि वो चीजें, वो सामान जिसको तुम बार्टर करते हुए खरीदते या बेचते हो। इन शॉर्ट वो यूजफुल सामान जो तुम खरीद या बेच सकते हो। जब पैसे नहीं होते थे तो लोग इन सब चीजों को खरीदते या बेचते थे, यानी कि बार्टर में ये सारी चीजें यूज करते थे। किसी के पास सॉल्ट नहीं है तो उसने टी देके सॉल्ट ले लिया, किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसने केटल लेके कपड़े खरीद लिए। इस तरीके से बार्टर चलता था। अब इमेजिन करो कि तुम एक फार्मर हो और तुम ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे पैसा नहीं, जबकि बार्टर सिस्टम चलता है। अब तुम्हें चाहिए नए कपड़े, स्वेटर, मेडिसिन अपनी दादी के लिए, और तुम्हारे पास सिर्फ एक बैल है देने के लिए। अब सोचो तुम्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तुम्हें कितने अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा वो सामान लेने के लिए। लाइक कोई इंसान तुम्हें कपड़ा दे सकता है, कोई तुम्हें शूज दे सकता है, कोई तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। तुम्हें कितने सारे लोगों के पास घूमना पड़ेगा जा जाके, एंड देन तुम उस ऑक्स को भी हर जगह लेके जाओगे। प्लस तुम्हें ये भी पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन है जो कपड़े के बदले में ऑक्स लेना चाहता है। हो सकता है किसी को ऑक्स की जरूरत ही ना हो। अब चलो मान भी लेते हैं कि किसी ने तुम्हारा ऑक्स ले लिया और तुम्हें शूज दे दिए, तो अब कपड़ों का क्या और मेडिसिन का क्या? क्या एक ऑक्स के बदले जूते खरीदना एक फेयर एक्सचेंज है? क्योंकि ऑक्स तो काफी महंगी है। पर एक टाइम पे चलो मान भी लो कि ये भी फेयर एक्सचेंज है। अब तुम्हें चाहिए वीट, पर अब वीट खरीदने के लिए दूसरी ऑक्स कैसे लेके आओगे? या फिर उस ऑक्स को कैसे तुम डिवाइड करके दे सकते हो हर किसी को? लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर तुम्हें बाय चांस वीट मिल भी जाता है तो मेडिसिन का क्या? तुम्हें मेडिसिन लेने के लिए भी फिर घूमना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन के पास तुम्हारी रिक्वायर्ड चीज है उसे ऑक्स की जरूरत भी हो। मतलब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी। अब इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब दो लोगों को एक दूसरे की चीज की जरूरत हो तभी वो आपस में चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट का एग्जांपल दिया, अगर उसके पास पेंसिल है तभी तुम उसे अपना इरेजर दोगे क्योंकि तुम्हें पेंसिल की नीड है। बट व्हाट इफ कि तुम्हें पेंसिल चाहिए ही ना हो, क्या तुम उसे अपना इरेजर दोगे? कि बोथ पीपल मस्ट वांट व्हाट द अदर पर्सन हैज। अगर मेरे पास किसी की रिक्वायर्ड चीज नहीं है तो वो अपनी चीज मुझे नहीं देगा, और फिर मुझे कोई और पर्सन ढूंढना पड़ेगा, और इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। अब चलो मान भी लेते हैं कि मुझे कोई और पर्सन मिल गया अपना सामान देने के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम राइज होती है, वो है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फार्मर ने ऑक्स देके शूज खरीदे, लेकिन ऑक्स तो काफी बड़ी थी, ऑक्स से तो बहुत सारा काम हो सकता था, ऑक्स तो काफी महंगी भी थी। तो क्या इतनी बड़ी ऑक्स, इतनी महंगी ऑक्स देके सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज खरीदना, क्या ये फेयर था? कि उसने तो महंगी चीज देके सस्ती चीज खरीद ली। अब तो वो डिवाइड भी नहीं कर सकता ऑक्स को, तो फिर वो क्या करता? तो उसे ये चीज करनी पड़ी क्योंकि उसको नीड थी। दैट इज वाई उसे अपनी ऑक्स बेचनी पड़ी सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज के लिए। अनदर एग्जाम्पल, कि मान लो तुम्हारे पास साइकिल है और तुम्हें टी शर्ट चाहिए, तो क्या एक टी शर्ट के बदले साइकिल देना एक फेयर ट्रेड होगा? तो इन शॉर्ट हम वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कितनी चीज देके कितनी चीजें लेनी है, लेकिन हम मनी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। हमने यूनिट डिसाइड करी है कि कोई चीज 20 रुपए की आएगी, कोई चीज 10 रुपए की आएगी, कोई चीज 50 रुपए की आएगी। तो वहां हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बार्टर में ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। यहाँ पर भी सेम चीज बोली है कि सिमिलरली तुम अपने ऑक्स को, तुम अपने बैल को स्वेटर के बदले एक्सचेंज नहीं करना चाहोगे, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है डिविजिबिलिटी की, कि तुम अपनी ऑक्स को डिवाइड भी करके नहीं दे सकते कि तुम ऑक्स का इतना पार्ट रख लो और मेरे को स्वेटर दे दो। तो वहां पे हम वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते। और दूसरा है पोर्टेबिलिटी, यानी कि तुम ऑक्स को बार बार लेके जाओगे हर जगह पे,
ट्रेड करने के लिए, और ये भी काफी ज्यादा मुश्किल होता था कि तुम्हें कुछ भी चाहिए ऑक्स के बदले तुम्हें ऑक्स को भी अपने साथ लेके जाना पड़ता था, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था इधर उधर ले जाना। अब यहाँ पे ये भी बताया है कि मान लो तुमने ऑक्स के बदले वीट ले लिया और इक्वल क्वांटिटी में, लाइक जितनी महंगी तुम्हारी ऑक्स थी उतना ही ज्यादा तुमने वीट खरीद लिया, लेकिन अब उसे स्टोर कहाँ करोगे, उसे तो कुछ टाइम बाद चूहे खा जाएंगे। तो एक ऑक्स के बदले इतना सारा वीट खरीदना भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। कि कुछ भी खरीदना है तो एक ही बार खरीदना पड़ेगा, बार बार उसे खरीद नहीं सकते एक ऑक्स के बदले, तो इसलिए उसको स्टोर करके रखना पड़ता था। और यहाँ पे हम उसे ज्यादा टाइम स्टोर करके रख नहीं पा रहे थे। अब आता है बुक एक्सचेंज। कि मान लो एक जगह है जहाँ पे काफी सारे लोग अपनी बुक्स लेके आए हैं, जो बुक्स उन्होंने पढ़ ली है, और वहां पर तुम भी अपनी बुक्स लेके गए हो, वो वाली बुक्स जो तुम पढ़ चुके हो। अब तुम अपनी पढ़ी हुई बुक्स को उन बुक्स के साथ एक्सचेंज कर लोगे जो तुम पढ़ना चाहते हो या फिर तुम लेना चाहते हो। इसी को कहेंगे हम बुक एक्सचेंज। की पढ़ी हुई बुक्स को एक्सचेंज करना विद न्यू बुक्स। इट इज कूल वे टू डिस्कवर न्यू एडवेंचर्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ठीक है, कि बिना पैसे दिए तुम नई बुक्स खरीद पा रहे हो। और इसी का एक कॉमन एग्जांपल है एक्सचेंज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। कई बार देखा होगा हमारे घरों के बाहर भी काफी सारे लोग आते हैं जो बर्तनों के बदले कपड़े ले जाते हैं, और ये कई सालों से चल रहा है। वेंडर्स जो है वो घर घर विजिट करते हैं, ऑफर करते हैं कि बर्तन ये वाले बर्तन ले लो, एंड देन हम उन्हें बदले में अपने कपड़े देते हैं, फैब्रिक्स देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ यूटेंसिल, और इससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट्स होते हैं। वाइल वेंडर्स जो है मटेरियल जो कलेक्ट करते हैं, जो कपड़े फैब्रिक्स कलेक्ट करते हैं, उनको रीसोल्ड कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं, या फिर रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीजें यूज में आ जाती हैं और वेस्ट होने से बच जाती हैं। अब आता है बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। यानी कि हमने जितनी भी कमियां देखी बार्टर में, उस सबको सॉल्व करने के लिए मनी आया। कि जैसे हम अपनी कमोडिटीज को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह लेके घूम नहीं सकते, वो ड्यूरेबल भी नहीं है, प्लस पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम होती है कि क्या सामने वाले को वही चीज चाहिए जो मैं देना चाहता हूँ। तो इसलिए कॉमन मीडियम बनाया गया एक्सचेंज का, कि ट्रेड हमारा जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, और इसीलिए मनी आया। अब जैसे हमने फार्मर का एग्जाम्पल देखा था, उसने वीट तो खरीद ली, लेकिन अगर वो वीट रखता तो उसको चूहे खा जाते, तो अब उसे क्या करना चाहिए था। तो वो मनी ले सकता है और अभी उसे जितनी नीड है उतना ही वीट खरीद सकता है, उसको यूज कर सकता है, देन वापस से वीट खरीद सकता है। क्योंकि अब हम मनी को डिवाइड कर सकते हैं रुपयों में, जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन हम ऑक्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे। मनी को वो स्टोर करके भी रख सकता है और बाद में यूज भी कर सकता है। प्लस मनी को हम एक कॉमन डिनोमिनेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए। हम किसी भी सामान की वैल्यू देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं उनके प्राइजेस को लेके। जैसे कि शूज के बदले ऑक्स देना बहुत ज्यादा अनफेयर ट्रेड होता, वहीं पे हमने शूज के लिए एक यूनिट डिसाइड करती कि जो शूज है वो 500 से लेके 1500 के बीच में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। बट यहाँ पे हम ऑक्स को तो डिवाइड ही नहीं कर पाते है ना। अनदर एग्जाम, मनी का ये भी फायदा है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सामान खरीदा शॉपकीपर से और पैसे दिए। अब वो शॉपकीपर उन पैसों से अपने वर्कर्स को सैलरी दे सकता है, उसके वर्कर्स उसी पैसों से आगे सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों की स्कूल फीस दे सकते हैं। यानी कि अब कॉमन हो गया बहुत ज्यादा। अब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि सामने वाले को वही चीज चाहिए या नहीं, क्योंकि अब मनी जो है वो कॉमन टूल हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पे बॉक्स में एक और चीज दी है, मान लो तुम्हारे पास 50 रुपीज है और तुम्हें बुक शॉप से एक बुक लेनी है जो 100 रुपए की है। शॉपकीपर को तुम क्या बोलोगे कि अभी 50 रुपए रख लो, बाद में 50 रुपए दे दूंगा, अगर वो तुम्हारा नोन है तो, है ना, तो तुम बाद में पेमेंट कर सकते हो। पर व्हाट इफ तुम बार्टर में ये चीज यूज कर रहे होते तो तुम कैसे करते। अगर तुम्हारे पास मान लो साइकिल है, तुम कैसे बोलते कि आज साइकिल का ये वाला पार्ट रख लो, कल मैं पूरी साइकिल ला के दे दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे भी मनी काम आता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स इन द फ्यूचर। अब देखो कॉइनेज आती है, जब कॉइन्स चला करते थे, कि पहले के टाइम पे जब कॉइन्स इशू होते थे तो किंगडम्स के अंदर रहने वाले सिटीजन्स ही उसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते थे, कोई भी सामान खरीद या बेचने के लिए। और अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग कॉइन्स होते थे। जो राजा होता था वही मिंटिंग और कॉइन के इशू करने को कंट्रोल करता था। मिंटिंग का मतलब होता है कॉइन्स बनाना या तैयार करना, और वो कौन करता था, तो रूलर कर सकता था, राजा ही कर सकता था। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, तो किसी पावरफुल राजा के जो कॉइन्स थे वो दूसरे किंगडम्स में भी चलने लगे और बाहर भी ट्रेड होने लगे उनसे। जैसे पहले टेरिटरी के अंदर रह के सिर्फ ट्रेड होते थे, लेकिन अगर कोई बहुत पावरफुल राजा है तो उसके कॉइन्स किंगडम के बाहर भी यूज कर सकते थे। अब कॉइन्स जो होते थे वो मेटल से बनते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, या फिर उन सबको मिला के। अलॉयज का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स को मिला के कोई मेटल बनाना।
इनको कारशापन, पन या फिर रूप बोला जाता था क्योंकि इनके ऊपर कुछ तरीके के सिंबल पंच होते थे। अब यहाँ पर ना इवोल्यूशन ऑफ मनी दिखाया है। यहाँ पर दिखाया है कि मनी टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ था। जैसे कि 6000 BC में बार्टर सिस्टम चलता था, सबसे पहले जो था मनी नहीं था। उसके बाद देखो कौड़ी आई, ठीक है, कौड़ी शेल्स को एक्सचेंज करके हम चीजें खरीदते या बेचते थे। फिर 600 BCE में मेटल कॉइन्स आने लग गए। देन 1861 में ऑफिशियल पेपर मनी आया जिसकी गवर्नमेंट के थ्रू वैल्यू डिसाइड होती है। फिर 1980s में डिजिटल मनी, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड आया, ठीक है, मनी जो है वो मॉडर्न हुआ और फिर बिना कैश के पेमेंट करना पॉसिबल होने लगा। एंड देन 2016 से यूपीआई आ गया, मोबाइल के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करके। यहाँ बताया कि कैसे पुराने टाइम पे सिक्के के जो दोनों पहलू होते हैं, टू साइड्स होती है सिक्के की, जिसे हम हेड और टेल बोलते हैं, यानी कि अपवर्स और रिवर्स। अपवर्स यानी हेड और रिवर्स यानी टेल। दोनों में डिफरेंट तरह के सिंबल्स होते हैं। जैसे किसी में एनिमल बना दिया, ट्री बना दिया, हिल्स बना दी, किंग या क्वीन या फिर किसी डेटी को बना दिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है चालुक्यास का, जिसमें वराह इमेज यानी कि जो भगवान विष्णु जी का अवतार है उसकी फोटो होती थी और दूसरी साइड पे 3 स्तर वाली छतरी का डिजाइन बनाया गया था। और ऐसे ही जो चोलास का जो सिक्का होता था सिल्वर का, उस पे टाइगर बनाया जाता था। अब देखो कॉइन्स आने के बाद इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड बढ़ने लगा। केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में फॉरेन कॉइन्स भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि साउथ इंडिया का बाकी दुनिया के साथ ट्रेडिंग कनेक्शन काफी अच्छा था। अब यहाँ पे देखो सिक्के दिखाए हैं कि 1942 में, 1918 में, 1943, 1945 में कैसे होते थे सिक्के। और यहाँ पे ये भी बताया है कि एक आना जो है वो भी इक्वल है 1/16 ऑफ अ रुपी, यानी कि 1 रुपए में 16 आने आ जाते हैं। और 1947 के टाइम पे एक आना से हम की 1 डजन केले खरीद सकते थे। अब जो रुपए का साइन है वो अडॉप्ट किया गया था 2010 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिजाइन किया था उदय कुमार जी ने फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अब करेंसी क्या होती है देखो, तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो फॉर्म ऑफ मनी यूज हो रहा है उसी को हम करेंसी बोलेंगे। जैसे कि इंडिया में रुपया यूज होता है, अमेरिका में डॉलर यूज होता है, यूरोप में यूरो यूज होता है, तो उसी को हम करेंसी बोलते हैं कि कौन सी कंट्री में किस तरीके का सिस्टम यूज हो रहा है ऑफ मनी। अब करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स दोनों आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर कॉइन्स यूजुअली स्मॉलर डिनोमिनेशंस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए। वहीं पे पेपर करेंसी या फिर नोट्स जो है वो हायर डिनोमिनेशंस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बड़े लेन देन के लिए, जैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। पेपर करेंसी सबसे पहले चाइना में यूज हुई थी और इंडिया में 18th सेंचुरी के एंड में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब आता है न्यू फॉर्म ऑफ मनी। अब टाइम इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, तो फिर मनी भी एडवांस ही होगा। अब यहाँ पे एक कहानी बताई है कि कृष्णप्पा सेल सीजनल फ्रूट्स ऑन अ कार्ट। अब उसकी कार्ट पे एक क्यूआर कोड भी है। कस्टमर आके उसे स्कैन करता है विद देयर मोबाइल फोन्स और उसके बाद पे कर देता है डिजिटली, यानी कि कैश का तो लेन देन ही नहीं हुआ और पैसा जो है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में भी चला जाता है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम दी फॉर्म्स ऑफ मनी एज कॉइन्स और पेपर नोट्स, ठीक है, मनी जो है वो डिजिटली भी हम लेन देन कर सकते हैं और हम उसे बिना छुए भी हम किसी को दे सकते हैं। अब इसे हम डिफरेंट पेमेंट मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। देखिए यूपीआई की फुल फॉर्म देख लेना। और ये मीडियम है डायरेक्टली ट्रांसफर करने का, कि हम अपने मनी को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट इनटू अनदर। और इसके बारे में तुम आगे पढ़ो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर गाइस। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन गुड बाय।